This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching PSX Hotline. I'm your host तारिक खान जावेद. नाज़रीन, आज बहुत ज़बरदस्त सेलिब्रेशन का दिन है क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई, हमारे जो प्रीवियस रिकॉर्ड था 36,470 को भी क्रॉस कर गई और आज के वॉल्यूम भी रिमार्केबल लैंडमार्क है. इन रिसेंट टाइम वी हैव नॉट सीन सच वॉल्यूम्स. आज 366 का इजाफा, बीच पे इससे भी ज़्यादा था. 474 तक भी मार्केट गई और उसके बाद से थोड़ी सेलिंग आ गई, तो फिर भी 366 रजिस्टर्ड ग्रोथ इन 100, 36,685. वी आर वे अबव द लास्ट हाइट्स पीक जो था. और 30 में भी 244 का इजाफा है, 21,422 का लेवल. ऑल शेयर्स में भी 155 का इजाफा, 24,840. ऑल शेयर्स का मतलब होता है कि अक्रॉस द बोर्ड बेहतरी आई है, न सिर्फ बड़े बड़े कंपनीज में. सिर्फ वॉल्यूम्स 468 मिलियन का काम हो गया. ये वो वॉल्यूम्स हैं जो किसी ज़माने में जब मार्केट हमारी बहुत अच्छी चलती थी उसके बाद से तो हम भूल चुके थे. बीच में हमने 80-100 के भी वॉल्यूम देखें और अब 200-250 पे पहुँचे थे और आज 468 का लेवल. एक बहुत ही मुबारक दिन है आज का. एडवांसिंग कंपनी 231, डिक्लाइनिंग 117, अनचेंज 19. वॉल्यूम लीडर कराची इलेक्ट्रिक 93 मिलियन का काम हो गया. इसमें इतना काम पहले पूरे स्टॉक का 100 पे होता था, एक कंपनी में उतना हो गया. टीआरजी में 29 का काम हुआ है, पीटीसीएल में 23, पाक इंटरनेशनल में 21, दीवान सीमेंट में 19. गेनर बाटा 150 प्लस, राइट पाकिस्तान 101 प्लस, एक्साइड 24 प्लस, फिरोज सन्स 20 प्लस, कॉलगेट 19 प्लस. लूजर्स में रिफान मेज 267 माइनस, सनोफी एवेंटस 29 माइनस, सफ़ायर फाइबर 23, सीमेंट पाकिस्तान 19, इंदस डाइंग में 14 का लॉस है. मार्केट आज शुरू हुई और 173 पे पहुंच गई देखते देखते. उसके बाद 110 पे आई, फिर 265 का लेवल क्रॉस किया इसने और फिर 474 पे जाके 366 पे क्लोज़ हुई है. दुनिया भर की अगर बात की जाए तो हमें हर तरफ नेगेटिविटी नज़र आ रही है. डॉ में 3 का लॉस है, एसपी में सिर्फ थोड़ा सा इजाफा, नैस्डैक में 23 का इजाफा, नीके में 1.9 का लॉस, हैंगसेंग में 132 का लॉस, शंघाई में 0.61 का लॉस, सेंसेक्स में 285 का लॉस, सिंगापुर में 37 का लॉस. और ऑयल की जो कीमत दिखाई जा रही है 47.2. इस वक्त जो यूरोप की मार्केट खुली है वहाँ भी सब नेगेटिविटी है. तो हमारे मार्केट के बढ़ने की क्या वजह? एक वजह तो समझ में आती है कि पनामा लीक, जिसके बारे में जब ये सिलसिला शुरू हुआ था मैंने कहा था कि दिस इज़ नॉट ए इशू, दिस विल नथिंग विल हैपन, ना गवर्नमेंट गिरेगी ना कुछ होगा प्राइम मिनिस्टर को. अब वो बात सही हुई है, फिजल आउट हो गया सारा मैटर. अब ये कमेटी शमेटी बनेगी, डिस्कस करती रहेगी, आपस में लड़ते रहेंगे. गवर्नमेंट के साइड पे भी काफ़ी लोग हैं अंदर मिले हुए, कुछ भी नहीं होगा उस पर. शायद उसका भी फैक्टर है, लेकिन और भी जो रिजल्ट्स वगैरह आए, जब भी नेगेटिविटी ख़त्म होती है पाकिस्तान की मार्केट बढ़ जाती है. और ये पनामा वाज ए नेगेटिविटी विच फाइनली फिजल्ड आउट और शायद उसका नतीजा हो. लेकिन इस पे हम एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे. हमारे साथ बड़े एक्सपर्ट आज आए हैं, बड़े दिनों बाद आए हैं. समीउल्लाह तारिक साहब, हेड ऑफ रिसर्च पाकिस्तान कुवैत इन्वेस्टमेंट कंपनी. एज ए हेड ऑफ रिसर्च ऑफ ए मेजर इन्वेस्टमेंट कंपनी, आपकी क्या राय है पाकिस्तान के बारे में इस वक्त? देखिए, पाकिस्तान का ग्रोथ का रेट अगर आप देखें पिछले 5 साल तो वो काफ़ी लैग किया है रीजन के साथ और अपने जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ. तो उस हिसाब से पाकिस्तान को अब परफॉर्म करना चाहिए. इसी तरह हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनीज़ की परफॉर्मेंस भी उसी तरह ऐसी नहीं रही जैसी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ की रही है, इंडिया वगैरह की. तो उस हिसाब से पाकिस्तान में ग्रोथ का गैप तो था.
अब अगर ये है कि गवर्नमेंट जैसे पुश कर रही है इन्वेस्टमेंट का, अगर वो इन्वेस्टमेंट मटेरियलाइज जैसे अब होते हुए नज़र आ रही है जैसे जैसे, उसके साथ ही मार्केट भी परफॉर्म करती जा रही है। जो अगर आप आज की परफॉर्मेंस देखें तो उसमें पावर सेक्टर में परफॉर्मेंस काफ़ी रही है। उसका रीज़न भी ये है कि जैसे जैसे लोगों को लग रहा है कि जो है इन्वेस्टमेंट मटेरियलाइज होगी, उसके साथ प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी, फाइनेंसिंग आएगी, तो उसके साथ ही लोगों की जो है वो होप्स भी कंपनीज़ के साथ ऊपर जा रही हैं। लोग तो खैर अपना रिटर्न देखते हैं कि डिविडेंड ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो हमें पैसे बनेंगे, तो उस हिसाब से मार्केट परफॉर्म कर रही है। और दूसरा ये कि MSCI के अंदर अगर इमर्जिंग मार्केट में अगर हम चले जाते हैं तो उसके साथ भी ऑब्वियसली लोगों की होप्स ये है कि जो टॉप टियर कंपनीज़ हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी, फॉरेन इन्वेस्टर्स जब इसको इधर अट्रैक्ट होंगे, तो उसके साथ ही जब MSCI EM में आ जाते हैं तो फिर और बहुत सारे लोग भी आपको देखने लगते हैं, तो उसके अंदर हमारा चांस है कि काफ़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ सकती है। MSCI का आने का मतलब है कि दुनिया हमें अब दूसरी नज़र से देखेगी कि Yes, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। फ्रंटियर मार्केट्स से हम निकल के इमर्जिंग मार्केट में आ जाएंगे। तो फ्रंटियर मार्केट्स में जनरली ये होता है कि वो कंट्रीज़ हैं जिसमें थोड़ी मैक्रो इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, लिक्विडिटी के इश्यूज़ ज़्यादा हैं, गवर्नेंस के इश्यूज़ ज़्यादा हैं, और इमर्जिंग मार्केट में वो कम है। फाइनली फिर आप MSCI वर्ल्ड में अगर आप आ जाएं तो वो फिर आप डेवलप्ड कंट्री, वो डेवलप कंट्री, खैर वो तो अभी दूर है, लेकिन हम इमर्जिंग में आ जाएं तो भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। अच्छा, इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि वो जो 10-12 बड़ी कंपनियां ज़्यादा आएंगी इमर्जिंग मार्केट में, वो तो ठीक है, उनके ऊपर उनके अंदर भी हमने काफ़ी ग्रोथ देखी। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे शेयर्स जिनको पहले कोई पूछता नहीं था, उनकी भी बड़ी पजीराई हो रही है, उनको भी बहुत ख़रीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो क्या एक पूरा सेंटिमेंट चेंज हो गया पॉजिटिव की तरफ? एक तो सेंटिमेंट भी चेंज हुआ है, दूसरा है कि अगर आप देखें सेक्टर वाइज भी होता है ना। अब जैसे सीमेंट सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर में अगर 2010 में आप देखें 11 में, तो उस वक्त बहुत सारी कंपनियां डिफ़ॉल्ट में थी, बैंक्स के साथ उनके प्रॉब्लम्स चल रहे थे, बिकॉज सीमेंट की प्राइस नहीं थी, ऑफ टेक उतना नहीं था, तो कैश फ्लो इतना बचता नहीं था। वहाँ से आप देखें तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब वो टॉप रेटेड कंपनियाँ ब्लू चिप कंपनीज हो गई हैं। इसी तरह जो है वो डिफरेंट सेक्टर्स में साइकिल्स टर्न होते हैं, ऑटोमोबाइल्स में बाद में टर्न हुआ। अब मैं देख रहा था एक ज़माने में ROEs, रिटर्न ऑन इक्विटी, जैसे ENP सेक्टर के होते थे, अब उससे बेहतर ROEs जो हैं वो ऑटोमोबाइल में हो गए। अच्छा, बिकॉज ये कि येन का डिक्लाइन है, सेक्टर के फंडामेंटल्स चेंज हो गए। इसी तरह जिस सेक्टर के फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हैं वहाँ पे आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं, या फिर जहाँ फंडामेंटल चेंज होने की होप या स्पेकुलेशन है, वहाँ स्पेकुलेशन में यस वहाँ चांस होता है कि ये चेंज होगा या नहीं होगा। तो ये ऑब्वियसली लोगों को देख के चलना चाहिए। अभी जैसे ऑटो की आपने बात की, अभी होंडा का आपने रिजल्ट देखा उस दिन, 25 रुपीज़ का EPS और 7 रुपये का डिविडेंड। ये गाड़ियों की कंपनियों की कीमतें तो बहुत पहले से बढ़ चुकी हैं। आपकी क्या होप है कि ये जो नई पॉलिसी आई है जिसकी वजह से पाक सुजुकी जो सबसे बड़ा हमारा मैन्युफैक्चरर बहुत नाराज़ भी हो गया है, वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट ईरान लेके चला जाएगा, आपकी क्या उम्मीद है कि कुछ कंपनियाँ आ सकती हैं? मेरा ख्याल है अगर एक आध कोई कंपनी आए तो आए, वरना मुश्किल है, क्योंकि जो भी कंपनी आएगी आमतौर से वो लोग ये देखेंगे कि सामने अगर जैसे रेनॉल्ट की या वोल्वो की या इनकी बात हो रही है, तो वो जब या VW की, तो वो जब ही होगी कि वो कोई पुराना असेंबली प्लांट खरीदेंगे या कोई लोकल पार्टनर साथ में होगा, तो क्योंकि ये भी सारे जो हैं इसमें आप देखिए कि पाक सुजुकी में एक ज़माने में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पार्टनर थी, बाकी दोनों में स्ट्रॉन्ग लोकल ग्रुप्स पार्टनर हैं, तो फिर वो साथ में मैनेजमेंट साथ चलती है। मेरा नहीं ख्याल कोई बहुत बड़ा डेंट ये जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं इनको कोई पड़ेगा। पाक सुजुकी ने जो किया है वो सेंटिमेंट का ही इशू है कि वो ये चाह रहे हैं कि मतलब उनके अगेंस्ट तो कह रहे हैं कि पॉलिसी को वापस ले, लेकिन ना गवर्नमेंट वापस लेगी और ना मेरा ख्याल इनको कोई हर्ट होगा। कोई हर्ट तो जब होगा ना जब कोई बड़ा मैन्युफैक्चरर यहाँ पे आ जाए और वो इनकी मार्केट को कट करने लग जाए। बट ये तो सस्ती बेच दे या अच्छी क्वालिटी की चीज़, बहुत दूर की बात है, अभी बहुत दूर की बात, पिछले दूर की तो बात है। लेकिन तकरीबन 1 साल से एक कंपनी या तो हमें धोखा दे रही है, बेवकूफ़ बना रही है, या एक्चुअली कुछ हो रहा है, वो है दीवान मोटर्स। ये 2 रुपये का शेयर होता था, खबर ऐसी छोड़ी गई मार्केट पे डेलिबरेटली कि रेनॉल्ट से उनकी डील हो गई, एंड रेनॉल्ट इज़ अबाउट टू मेक SUV विच विल बी प्राइज्ड अंडर 25 लाख। तो दैट वाज अ बिग न्यूज़, और ऐसा लॉजिकल भी लग रहा था कि अगर कोई भी बाहर से कंपनी आती है तो उसके लिए डिज़ायरेबल होगा कि एक बंद फैक्ट्री को चला दे, बजाय कि ना फिर से बनाए, जो लोकल पार्टनर भी मिल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो लेकिन उसके बाद ये 1 साल से ज़्यादा बात हो गई, कोई हमने आगे डेवलपमेंट ही नहीं सुनी। अभी रिसेंटली एक खबर आई कि उन्होंने अपना कैपिटल डबल कर लिया है, प्रॉब्ली टू अकोमोडेट एनी इंटरनेशनल इन्वेस्टर। तो इसके बारे में कुछ आपको पता है? देखिए दीवान ग्रुप जो है जनरली वो एक्चुअली वो जो है वो काफ़ी जगह प्रॉब्लम में रहा है। अगर आप देखें दीवान सलमान से लेके या दीवान सीमेंट भी, जो आप उसकी बैलेंस शीट उठा के देखें तो वो उनके बैंक्स के साथ काफ़ी सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं, डिफ़ॉल्ट्स हैं ये वो। तो वो जो है उनकी जितनी भी चीज़ें होती हैं, बिजनेस प्लान्स या जो भी, वो इतने क्रेडिबल रहते नहीं है, बिकॉज जब तक वो सब जगह सेटल नहीं करेंगे तो वो आगे मूव करना बहुत मुश्किल। उनके ग्रुप क्रेडिट का इशू है,
तो वो आगे मूव और करना खबर बहुत ये मुश्किल है कि 95 बिलियन का लॉस हुआ, जिसने 2-3 बैंकों को भी बढ़ा दिया साथ साथ। तो वो बहुत मुश्किल है उनका आगे मूव करना अनटिल अनलेस वही सब चीज़ें क्लियर ना करे। तो मेरा ख्याल एक को जैसे आजकल दीवान सीमेंट चले, सीमेंट की तमाम कंपनियां चल रही हैं, ये भी 2 रुपये का शेयर हो गया, 16 रुपये का। हालांकि इसको हम मान भी लें, हालांकि उसका अगर आप प्रोडक्ट नजर आ रहा है मार्केट उसकी में। बैलेंस शीट में अगर आप देखें तो वो उसमें लिखा हुआ है कि वो मार्कअप जो है, जो उसको लग रहा है आउटस्टैंडिंग लोन्स पे, उसको वो रिकग्नाइज नहीं करता और ऑडिटर क्वालिफिकेशन भी दे रहा है। बट इसके बावजूद लोग जो हैं वो बैलेंस शीट नहीं देखते, और या वो पहला पेज नहीं देखते जिसके ऊपर ये सब लिखा होता है, और आगे वाली अर्निंग का पेज देख के शेयर की प्राइस बढ़ जाती है। हालांकि अगर आप मार्कअप वो काउंट ही नहीं कर रहे, हालांकि recognize नहीं इनका जो पुराना बैड लोन होगा उसके ऊपर मार्कअप लगा दें तो वो प्रॉफिटेबिलिटी वो नहीं होगी जो नजर आ 95 बिलियन के जो लॉस गैप है, मतलब उस उसको कंपनी cover से करना जो तो पर्टेन बहुत कर रहा मुश्किल है, हाँ, तो वो एज ए ग्रुप की बात कर रहा हूँ। नहीं, उस कंपनी के ऊपर भी जो लोन है वो भी नहीं, वो भी नहीं उसको हो भी रहा। रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। तो ये जो बड़ा तो ये लोग ये चीज़ें देखते नहीं है। 3 बैंकों की जो डिबैकल हुई है उसमें इसी ग्रुप का सबसे बड़ा काफी अगर रिसेंट टाइम में आप देखें तो और तो कोई ग्रुप बैठता हुआ हमें नज़र नहीं आता। ओनली बैड कॉर्पोरेट न्यूज़ इज़ दिस पर्टिकुलर ग्रुप। तो अच्छा, ये एक और प्लांट है जो बंद पड़ा हुआ है, वह गंधारा का। एक तो निसान के साथ वो ट्रक वगैरह बना रहे हैं, अब उनकी भी बड़ी बातें रेनॉल्ट से भी हो रही हैं, वॉल्वो से भी हो रही हैं। अब वो अपेरेंटली बिगर प्लांट। मुझे याद है गंधारा की गाड़ी हम लोग ख़रीदते थे बहुत ज़माने पहले, फोर्ड बनता था इनके पास, आप नहीं छोटे होंगे उस वक्त, हमारे घर पे हुआ करती थी। फोर्ड वाज ए पार्टनर विथ गंधारा फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। अभी भी बेडफोर्ड ट्रक जो आपको नज़र आता है वो गंधारा का बना हुआ है। अच्छा, वो डिसकंटिन्यू हो गया, लेकिन ट्रक्स अभी भी चल रही हैं 30-40 साल पुरानी और बड़ी रिलायबल गाड़ी है। फोर्ड गाड़ी भी हमारे पास जो होती थी बहुत रिलायबल गाड़ी थी, बहुत सॉलिड। उसके बाद जापानी वगैरह आ गए, टोयोटा शोटा, तो हम लोग उनका मजाक उड़ाते थे, कहाँ फोर्ड कहाँ टोयोटा बहरहाल। तो वो आस्ते से वो लोग चले गए। तो वो प्लांट अपेरेंटली विच कुड मेक बिग ट्रक्स एंड कार्स इज़ अवेलेबल, और प्रॉब्ली दैट्स ए बेटर बेट, दैट ग्रुप इज़ क्लीन, क्योंकि उनके शेयर्स की भी वैल्यू बड़ी अच्छी चल रही है। तो हमारी तो ख्वाहिश है कि कोई ना कोई सस्ती गाड़ी वाले आ जाएं। हम लोग जो सुनते हैं इंडिया के रेट्स वगैरह तो बड़े हैरान होते हैं, 1 लाख की, 1 लाख की। लेकिन एक तो है कि उनकी करेंसी हमसे तकरीबन चले डबल तो है। 1.5 कर लो, 1.5 लाख। अच्छा, छोटी गाड़ी पे टैक्स भी कम होना चाहिए। हाँ, 1 लाख टैक्स ले लें, चले। हमको इजाज़त दिया है कि अमृतसर से हम जाएं, लेके आ जाएं, 1 लाख रुपए बॉर्डर पे दें, अंदर आ जाएं, दूसरा ये कि 2.5 लाख में बन जाएगा। हाँ, लेकिन इंडिया का जो स्केल है, और दूसरा अगर आप देखें इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप का स्पिरिट कितना है, कि उनके यहाँ आप लोकल मैन्युफैक्चरर्स देखें, महिंद्रा है या वो बाकी भी मैन्युफैक्चरर्स, टाटा है, तो वो अपने मैन्युफैक्चरर्स इतने सारे हैं कि वो इंटरनेशनल जो ऑटो मेकर्स हैं उनको टफ टाइम बहुत देते हैं। दूसरा अगर आप ये देखिए कि इंडिया में मिनी कार की मार्केट बहुत बड़ी है जी, एंड जो मीडियम सेगमेंट है या जो हमारा जो 1300 सीसी वाला सेगमेंट है उसकी मार्केट इतनी बड़ी नहीं है। हमारे यहाँ 1300 सीसी वाले सेगमेंट की मार्केट बहुत बड़ी है, क्योंकि हमारे यहाँ या तो मतलब हमारी इनकम डिस्पैरिटी का लेवल भी इंडिया से बहुत ज़्यादा है ना। हमारे या तो आदमी के पास पैसे होते हैं या नहीं होते, उनके यहाँ कम पैसे वाले लोग काफ़ी सारे हैं जो आपके मिडिल क्लास जो छोटी गाड़ी खरीदते हैं। हमारे यहाँ या तो पैसे वाले लोग गाड़ी खरीदते हैं जो अमीर हैं, या फिर जो गाड़ी नहीं खरीद सकते सीधा बाइक तक पहुँचते हैं। इंडिया में मिडिल मार्केट बहुत बड़ी है। यहाँ आप देखें ना, आजकल हुई जो लैंड क्रूज़र और पटारो वगैरह का कितना सेल है, 3,500 हज़ार सीसी की गाड़ियाँ एक आदमी चला के जा रहा होता है, उसको शर्म भी नहीं आ रही होती है कि लोग पैदल चल रहे हैं, 20-20 साल पुराने बसों पे लटके हुए हैं, बेशरम आदमी चला जा रहा है खुशी खुशी। तो ये पाकिस्तान में भी तो बड़ी ज़रूरत है ना कि नैनो टाइप की गाड़ी जो कि 660 सीसी है आ जाए, तो लोग जो जिस रेट पे यहाँ रिक्शा बिक रहा है ना, ये साजगार और रोज़गार, उस रेट पे तो गाड़ी मिलती है बाहर के मुल्कों में। एफिशिएंसी नो वंडर दिस पीपल हैव मेड सो मच मनी एंड दैट्स व्हाई देयर शेयर्स हैव गॉन सो हाई। इनएफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है ऑटो सेक्टर में। दूसरा ये है कि मेरे हिसाब से तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म भी अच्छा होना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा तो शहरों की इकोनॉमी चलेगी, तो वो इंजन ऑफ ग्रोथ बनेंगे ना। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो फिर आप ट्रैफिक का मसला कभी हैंडल नहीं कर सकते। जो कराची में हर जगह ट्रैफिक का इशू, वो भी रिजॉल्व इसी तरह होगा। अब देखिए ना, लाहौर में पिंडी में मेट्रो वगैरह बिछा के उन्होंने उसको रिजॉल्व करने की कोशिश तो की है, लेकिन एज एन इकोनॉमिस्ट मैं समझता हूँ कि वो सारे जो हुए हैं ना वो अनवायबल हैं। उनकी जो कॉस्ट ऑफ वन राइड इज़ एटलीस्ट 55 to 60 रुपीज़। अगर 20 रुपीज़ में आप दे रहे हैं तो दैट मीन्स रेस्ट इज़ सब्सिडी।
तो वो तो ज़्यादा दिन चलने वाली चीज़ नहीं है, वो तो कोई गवर्नमेंट आके सब्सिडी अप्रूव ना करे तो प्रोजेक्ट फंस जाएगा। पीटीआई ने शुरू में कह दिया कि वी विल नॉट गिव दिस सब्सिडी व्हेन द पॉलिसी इज दैट वी आर क्लोजिंग डाउन ऑल नॉन वायबल यूनिट्स, व्हाई शुड दे वी बी पेइंग हियर। तो उस लिहाज से कराची के जो 30-30 साल पुराने बसेस हैं, दे आर एक्चुअली क्वाइट इफ़िशिएंट एंड क्वाइट वायबल। चाहे शहर को कितना भी गंदा लगता है। तो ये अगर ये छोटी गाड़ियाँ सही कीमत पे आ जाएं, हमें तो यही दुआ करना चाहिए कि कोई ऐसी गाड़ी की कंपनी आके गंधारा के साथ पार्टनरशिप करे जो आपने जिसका निशानदेही की 60, 600, 700 सीसी के अंदर वाली गाड़ियाँ, उसकी भी यहाँ भी डिमांड बहुत है, लेकिन है ही नहीं कोई गाड़ी ऐसी। लो प्राइस सेगमेंट में सबसे सस्ती 7 लाख की है, ये 800 सीसी जो, और उसमें ना एयर बैग है ना कुछ भी नहीं है। तो देयर इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन ऑटो सेक्टर। अच्छा, ये फार्मा सेक्टर में के बारे में आपकी क्या ख्याल है? यहाँ से 6-7 बड़ी कंपनियाँ चली गई, हाउ वी अट्रैक्ट देम बैक? देखिए, अब इसमें 2 डिबेट्स हैं। तो जाने के 2-3 रीजंस हैं। एक तो ये कि जो मार्जिन्स वो डिमांड कर रहे थे या जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अब नहीं बन रहे। दूसरा है कि लोकल फार्मा में अगर आप देखें तो उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है। अगर आप जो लिस्टेड नहीं भी हैं उनमें भी और जो लिस्टेड हैं उनमें भी, अगर आप गेट्स फार्मा या जो लिस्टेड नहीं है उनकी भी अगर आप ग्रोथ देखें तो वो बहुत ज़्यादा है। तो उसमें एक तो ये कि जो स्किल सेट मल्टीनेशनल्स यहाँ पे लाए थे वो स्किल सेट अब डोमेस्टिक के पास भी आ गया है, उसकी वजह से उन्होंने टफ टाइम बहुत ज़्यादा देना शुरू कर दिया है। दूसरा ये कि पेटेंट्स वगैरह का सिस्टम जो है वो चूँकि ग्लोबल हो गया है, उसके अंदर ये कि बहुत सारी जो लोकल कंपनीज़ हैं वो पेटेंट बाहर से लेके यहाँ पे डायरेक्ट ले आती हैं और यहाँ पे सेल करना शुरू कर देते हैं। तो मल्टीनेशनल्स की जो मोनोपोली टाइप की सिचुएशन थी वो अब कम हो गई है। दूसरा, पेटेंट्स जो एक्सपायर हुए हैं जैसे लिपिटॉर वगैरह के, उसके बाद उनमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत घट रही है पूरी ग्लोबली। सब बनाना शुरू कर तो वो सब बनाना शुरू कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत हिट आ रही है। इस वजह से मल्टीनेशनल्स का इतना इंटरेस्ट नहीं है। सेकेंडली, गवर्नमेंट की जो प्राइसिंग पॉलिसी है वो भी थोड़ी टफ रही है कि जो है इंक्रीज़ इतने साल तक जो नहीं दिया, उसकी वजह से भी बहुत सारे फार्मा अभी पहले 15% दिया, अभी 15% 1 जुलाई से फिर दे रहे हैं, तो ये 30% का इंक्रीज तो सब्सटेंशियल है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो दैट शुड इनकरेज पीपल टू कम इन। मेरा ख्याल है दोबारा तो अब शायद ना आए फिलहाल, क्योंकि अगर आप ये देखें हमसे ज़्यादा तो इंडिया की जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है फार्मा की, वो तो बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। वो इतने आगे हैं कि वो इंडिया से बाहर भी बहुत डोमिनेट कर गई, रैनबैक्सी वगैरह जो है। तो उस हिसाब से हम तो अभी कहीं भी नहीं है। लेकिन ये कि हम रिसर्च में लोकल फर्म्स कहीं भी नहीं, हम जनरली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या जो जेनेरिक प्रोडक्ट है वो बना लेते हैं जिसके ऊपर पेटेंट लागू नहीं होता। बाकी ये कि हम रिसर्च में कहीं नहीं, लेकिन हम इसमें भी अगर फ़िलहाल तो कर लें तो काफ़ी है। अब तो एक्सपोर्ट में भी हम काम कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है अच्छा सेक्टर है। लेकिन ये कि इंटरनेशनल कंपनीज़ जो, अगर आप जो कंपनीज़ जो आप देख रहे हैं यहाँ स्टॉक मार्केट में जो ग्रो हो रही हैं ज़्यादा, वो डीरेगुलेटेड प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा काम हो रहा है इस वक्त। अच्छा, एबट है या GSK या सर्ल है, तो डीरेगुलेटेड प्रोडक्ट्स में काम काफ़ी अच्छा हो रहा है, जिसकी वजह से जो है वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा इशू हमारे यहाँ हेपेटाइटिस का है, और रिसेंटली नून फार्मा या फिरोज को शायद इजाज़त दी गई कि वो लोकली वो जो कि दवाई बाहर शायद बहुत महंगी है उसको वो बनाएंगे, गिलियड साइंसेस की जो दवाई है। हाँ, तो उससे उसके शेयर को हमने बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हुए देखा। इसके बारे में आपको कुछ तफसील पता है? हाँ, ये कि वो जाहिर है जब वो दवाई जो बाहर से आ रही थी वो बहुत महंगी थी, इन्होंने कुछ कम प्राइस में पहले मार्केट में इंट्रोड्यूस कराई, फिर इसके बाद और लोगों ने और कम प्राइस पे इंट्रोड्यूस करानी शुरू की, फिर इवेंचुअली इन्होंने भी प्राइस कम कर दी। लेकिन है कि चूँकि वो दवाई की एक नीड है और हेपेटाइटिस यहाँ पे बहुत फैला हुआ है, तो इस वजह से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बढ़ गई है। अब ये डिटरमिन करना है कि इस वक्त जो प्राइस है इसमें इसकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट सारे कवर हो रहे हैं या नहीं, ये अजम्पशन है, ये एक अजम्पशन है। लेकिन ये कि बहरहाल फ़र्क तो पड़ा है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स पर। आजकल इलेक्शन, अमेरिका में इलेक्शन का दौर है, तो ख़ास तौर से एक कैंडिडेट जो है बैरी सैंडर्स, वो आजकल बहुत ट्विटर लिखता है, वो बहुत सारी दवाइयों की कीमतें बताता है कि एक पता नहीं कौन सी दवाई है, उसका बताया उसने कि शायद अमेरिका में इट कॉस्ट $47,000। अब वही चीज़ इंडिया में शायद 1,000 की मिलती है डॉलर में। तो इसी तरह की हेपेटाइटिस वगैरह की बात हो रही है, क्योंकि वो तो अच्छा, वो तो कनाडा से भी कंपेयर करता है। कनाडा में मेडिसिन इज़ मच चीपर देन US। तो आजकल ये सियासत का हिस्सा बन गया है ये कि दवाई की कीमत। रिसर्च जो भी होती है जो उस दवाई को डेवलप करने में लगती है, उसको एमोटाइज आप दवाई के ऊपर ही करेंगे ना। अब वो आप उसको एमोटाइज भी करते हैं, फिर उसके ऊपर प्रॉफिट भी रखते हैं, और कितना रखते हैं वो फ्री मार्केट है, तो वो हर बंदे का अपना वो है। तो उस हिसाब से इंडिया में जो है वो रिसर्च की कॉस्ट भी कम है और उसके हिसाब से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन और सारी चीज़ें कम है, एंड बायर की जो प्रोपेंसिटी टू बाय है या जो बाइंग पावर है वो भी कम है। इसी तरह अमेरिका में वो चीज़ ज़्यादा है। कनाडा में चूँकि पब्लिक सेक्टर में हेल्थ केयर है
तो उसकी वजह से उनका अलग सिस्टम है, यूएस का अलग है, उनका फ्री मार्केट है। और वहाँ पे सब ये है कि इंश्योरेंस कंपनीज कवर करती हैं, तो वो जितना बिल होता है वो हाँ, लगा देते हैं। वो उस पर ऐड वैड हाँ। करते चले जाते तो हैं। उस हिसाब से सब कंट्रीज़ के डायनामिक्स अपने हैं। हमारे लिए ये है पाकिस्तान में कि चूंकि यहाँ पे बायर्स की अफोर्डेबिलिटी कम है, तो डेफिनेटली दवाइयों की कॉस्ट नीचे होनी चाहिए, बिकॉज लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, इंसान अफोर्ड, फिर हमारे यहाँ पब्लिक हेल्थ केयर कवर भी नहीं है, जी। तो इंसान अगर कवर ही ना कर सके तो वो मर मरने जाएगा। वाली पोजीशन हो जाती है। तो उस हिसाब से जो है हमारे डेफिनेटली दवाइयों की प्राइसेस पे तो कैप होना ही चाहिए, या कैप नहीं होना चाहिए तो किसी तरह की सपोर्ट होनी चाहिए। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जल्दी फार्मा पॉलिसी आएगी? फार्मा पॉलिसी तो अब तक आई नहीं थी। फार्मा पॉलिसी बस ये जो प्राइसिंग कंट्रोल से बस यही चलेंगे, और तो कुछ इससे आगे उसको की तो जो छोड़ हमारी देंगे तो वही फार्मा पॉलिसी हो जाएगी। बस यही है हमारी पॉलिसी कि आप जो सीपीआई के साथ लिंक कर रहे हैं ना, जो बस यही चलेगी। और कब आएगी? मेरा ख्याल है 1-2 महीने में एक्सपेक्टेड है कि आ जाएगी। इंट्री में उन्होंने 30% का हाँ। अभी दे दिया, ये भी मेरा ख्याल है ज़्यादा है। कुछ ज़्यादा दे दिया। समी साहब यहाँ पे लेना है ब्रेक। नाज़रीन, हम लेंगे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू PSX हॉटलाइन। हमारे साथ समीउल्लाह साहब हैं और वो बता रहे हैं कि जनरली ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जेन्युइन इन्वेस्टमेंट हो रही है, हर तरफ हमें ग्रोथ नज़र आ रही है। अभी कार इंडस्ट्री का हमने डिस्कस किया, वहाँ काफ़ी पोटेंशियल नज़र आ रहा है। फार्मा भी काफ़ी पोटेंशियल है, और लोकल कंपनीज जो हैं फार्मा की बहुत टफ कंपटीशन उन्होंने दिया है इंटरनेशनल कंपनीज़ की। शायद यही वजह है उनके चले जाने की, और समीउल्लाह साहब का ख्याल है कि उनका आना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोकल कंपनीज हैव सम एडवांटेजेस, और जो पैटर्न और वो मोनोपोली थी वो भी अब टूटती जा रही है। अक्सर दवाइयाँ आप बाहर से ला सकते हैं पैटर्न, और आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब मैं समीउल्लाह साहब से पूछूंगा, समीउल्लाह साहब ये कहा जा रहा है आजकल, इतनी ज़्यादा खबर आम नहीं है, कि बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है कंपोजिट यूनिट ऑफ टेक्सटाइल में। इसके बारे में आपको कुछ मालूमात है? गवर्नमेंट ने इसमें एक इंसेंटिव दिया था LTFF में, LTFF का रेट गवर्नमेंट ने कम कर दिया। देखो इंटरेस्ट रेट कम किया है, दूसरा यूरो भी ग्लोबली पिछले 1.5-2 साल से थोड़ा सा नीचे की तरफ है। तो कंपनीज़ जो अपनी ज़्यादा जो मशीनरी लगाती हैं वो यूरोपियन ओरिजिन की जो बड़ी कंपनीज़ जो इन्वेस्टमेंट करती हैं, जो LTFF में एलिजिबल भी हैं, उस हिसाब से बहुत सारी कंपनियां BMR पे गई हैं, जो बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन रिप्लेसमेंट हो रही है। दूसरा ये है कि बहुत सारी कंपनीज़ ने अपनी प्रोडक्ट लाइन्स ऐड की हैं। एक और ये है कि एडजस्टमेंट कंपनीज़ ने बहुत ज़्यादा की है। अगर आप निशात वगैरह को भी देखें तो पहले उनका फोकस प्रोसेसिंग स्पिनिंग पे ज़्यादा था, अब रिसेंटली अगर आप फोकस देखें उनका वैल्यू ऐड पे, स्टिचिंग पे ज़्यादा है, और नए लोकल रिटेल पे भी बहुत आ रहे हैं, और ग्लोबली भी जो है वो वैल्यू ऐड प्रोडक्ट पे ही फोकस ज़्यादा है। दुकानें खोल रहे हैं जगह जगह। हाँ, तो उसकी वजह से जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत हैवी हो रहा है वैल्यू ऐड सेगमेंट में, और वो आप गुल अहमद में देख लें, निशात में देख लें, सब में आ रहा है। और वो आहिस्ता आहिस्ता अब फोकस ज़्यादा क्या है, मार्जिन एक्सपेंशन, बिकॉज स्पिनिंग और वीविंग में अब मार्जिन इतना नहीं है। तो उस हिसाब से जो है वो इस वक्त इन्वेस्टमेंट उधर बहुत हो रही है। दूसरा, अगर आप एक तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी आप देखें तो आज का जो नंबर आया है 4.7% ईयर ऑन ईयर का, वो 9 मंथ का, लेकिन अगर आप जो उसका नंबर देखें जो फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2016 है, वो 6.75% की ग्रोथ है, जो सिग्निफिकेंट मतलब है कि अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इस साल लीड करेगा आपकी इकोनॉमी को, जो कि बहुत सालों के बाद होगा, वरना हमेशा वो अंडर परफॉर्मर होता था। इस साल हमारी बैड लक हो गई कि कॉटन में जो है हमारी जो है क्रॉप ख़राब हो गई, वरना हमारी GDP ग्रोथ डेफिनेटली 5% क्रॉस कर जाती। इसी तरह आप और सेक्टर्स में देखें कि जो गैस की अवेलेबिलिटी भी है LNG की, उसकी वजह से फर्टिलाइजर सेक्टर की ग्रोथ अच्छी हो गई, 15-16% की आउटपुट ग्रोथ है। जो सफ़र कर रहा है उसका रीज़न ये है फर्टिलाइज़र सेक्टर का, कि उनका यूरिया जो इस वक्त जिस प्राइस पे बिक रहा है वो प्राइस पे फार्मर के लिए अफोर्डेबल नहीं है, बिकॉज कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ गई। एंड दूसरा ये कि इंटरनेशनल प्राइस भी नीचे है, तो वो प्राइस भी बढ़ा नहीं सकते, जब वो प्राइस बढ़ा भी नहीं सकते, और ये तो इस वजह से उनका यूरिया बिकना मुश्किल हो गया। अब जब यूरिया बिक नहीं रहा है तो अब गवर्नमेंट से इंसेंटिव की बात हो रही है कि GITC कट कर दें। पहले गवर्नमेंट ने 70 रुपये में BTU एक जगह कट किए फीड स्टॉक पे, अब GITC की भी बात हो रही है। इसी तरह आप ऑटोमोबाइल में देखें तो वहाँ ग्रोथ है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह इनमें भी ग्रोथ अच्छी है, फूड बेवरेजेस टोबैको इनमें भी ग्रोथ है। उस हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ लगता है वापस टर्न कर रही है कॉर्नर। तो एनर्जी इसके अंदर मेजर सेगमेंट है। अब अगर ऑयल की प्राइस हमारी अगर दोबारा मेजर बढ़ जाती है तो हम दोबारा प्रॉब्लम में आएंगे, बिकॉज LNG की प्राइस भी हमारी जो ब्रांड से लिंक है जी। अगर वो लिंकेज है कोई तो प्रॉब्लम है। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि अगर गवर्नमेंट जो है 2018 तक ये पावर प्लांट जितने कह रही है उसके 50% भी अगर ऑनलाइन हो जाएं तो डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ पे फ़र्क पड़ेगा। एनर्जी क्राइसिस खत्म हो जाएगा? क्राइसिस खत्म तो नहीं होगा, काफ़ी कम हो जाएगा। ये इस साल भी अगर आप देखें कि ये जो अभी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है रिसेंट टाइम में, कि अभी मैं दिसंबर में गया हुआ था, पूरा पंजाब को मैंने दौरा किया था, हर जगह CNG बंद पाया,
इंडस्ट्रीज़ में हर जगह रोना पिटना यही था कि जी गैस नहीं है, गैस नहीं है। विद इन दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू LNG और CNG भी फिर से चल पड़ा वहाँ पे। वहाँ तो 7 days a week खुला। इंडस्ट्री को 100% उन्होंने दे दिया, तो इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट एंड दैट शुड ऐड फ्यू पॉइंट्स टू द ग्रोथ। हाँ डेफिनेटली। आप ये देखें कि हमारी जो असल रीज़न जो कर इकोनॉमिक ग्रोथ को जो वीक करने का था, सबसे बड़ा रीज़न बस एनर्जी शॉर्टेज ना। आप हमारी, खैर वो तो पूरा हमारा एक अलग सब्जेक्ट है कि प्राइमरी एनर्जी सप्लाई के अंदर 50% गैस है, और गैस की अगर सप्लाई अगर आप रोक दें तो हम दूसरे उस पर स्विच करने में तो हमारी कॉस्ट डबल ट्रिपल थी। अगर आप गैस की एवरेज प्राइस देखें और ऑयल की एवरेज प्राइस देखें हमारे यहाँ की, तो वो डबल या ट्रिपल का फ़र्क होता था, तो कोई भी बंदा वहाँ स्विच नहीं होता था, और उस चक्कर में गैस की शॉर्टेज बढ़ती जा रही थी और बाकी जगह की सप्लाई आ नहीं रही थी। अब ऑयल की प्राइस भी नीचे आ गई, गैस की अवेलेबिलिटी भी ग्लोबली इंप्रूव हो गई, तो इंटरनेशनल फैक्टर्स हमारे फेवर में हो गए, इस वजह से हमारे यहाँ सप्लाई बेहतर हो गई एनर्जी की। और उसके साथ ही आजकल कह रहे हैं कि फर्नेस ऑयल इज चीपर देन द गैस इटसेल्फ। हाँ, इसलिए कि अभी जो बहुत सारे गैस बेस्ड प्लांट लगे हैं उनके अंदर अब ये प्रॉब्लम आ गई कि अगर फर्नेस लगाते तो इससे सस्ता पड़ता। हाँ, वही रिलेटिव एवरीथिंग इज कमिंग डाउन। ये तो असल में कोल की तरफ अगर आप गौर करें कि $320 से घट के वो 60 का हो गया, तो एनीथिंग विच इज़ कोल बेस्ड हैज़ ऑल्सो रिड्यूस। जैसे सीमेंट को इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया, तो कोल बेस्ड ये तीनों जो कंपीटिंग एनर्जी सोर्सेज हैं, इनमें आपस में भी बड़ा कंपटीशन। देखिए अब इसमें दो इश्यूज़ हैं। एक तो ये कि कोल जो है, कोल की प्राइस तो डेफिनेटली आप अगर आप पर किलोवाट आवर कोल से बिजली बनाएंगे 40% थर्मल एफिशिएंसी भी, तो वो डेफिनेटली गैस से सस्ती पड़ेगी, क्योंकि गैस आपकी जो है वो ऑयल से लिंक है, और आपको गैस इस वक्त $50 के हिसाब से कोई $6.5-7 और प्लस खर्चा मिला के $8 MMBTU की पड़ रही है। कोल की प्राइस इसके मुकाबले में बहुत कम है, उस हिसाब से कोल के ऊपर जो बिजली है वो डेफिनेटली बहुत सस्ती पड़ेगी। लेकिन हमने LNG इंपोर्ट करने का एक बड़ा रीज़न ये था कि आपके पास जो गैस फायर्ड प्लांट्स जो लगे हुए थे वो चल नहीं पा रहे थे, उनको चलाने के लिए LNG इंपोर्ट हुई। हाँ, गवर्नमेंट ने इसके बाद डिसीजन ये लिया कि 3 हम LNG प्लांट्स और ऐसे इलाकों में लगाएंगे जहाँ आप कोल नहीं भेज सकते। बाकी तो जो है कोल के मुकाबले में डेफिनेटली गैस की एनर्जी जो है महंगी पड़ेगी। US वगैरह में कोल का डिस्करेज करने का रीज़न ये है कि वहाँ पे एनवायरमेंटल कंसर्न बहुत ज़्यादा है, तो ये था। बाकी कराची में जो प्लांट्स 2-3 जो पोर्ट कासिम पे लग रहे हैं और जो थर कोल है, डेफिनेटली इनसे सस्ते प्लांट लगाना बहुत मुश्किल है ऑन बेसिस ऑफ फ्यूल कॉस्ट। हाँ, गैस के प्लांट्स की कैपिटल कॉस्ट कम होती है, तो वो एम्बोटाइजेशन में उससे भी फ़र्क पड़ता है, टोटल जो लेवलाइज टैरिफ होता है उसमें। अच्छा, अभी जो थर कोल है अभी तक तो यूटिलाइज हमने किया नहीं है। अभी पहला शायद 1000 मेगावाट का लग रहा है एंग्रो एंड सिंध गवर्नमेंट का। 660 मेगावाट है पहला भी। अच्छा, अब उसके बाद अभी कोई चाइनीज़ ग्रुप का जिक्र आया है कि वो शायद शंघाई 660 इलेक्ट्रिक का 2 1320 मेगावाट का, लेकिन वो अभी जनरेशन लाइसेंस के लिए उन्होंने अप्लाई किया। लेकिन ये कि उसमें भी ऑब्वियसली उनका तो प्लांट ऑन करने का टाइम 2018 के अंदर, वो कह रहे हैं कि वो सिंपल साइकिल पे पहले हाफ में आ जाएंगे और कंबाइंड साइकिल पे सेकंड हाफ में। लेकिन ये कि बहरहाल मेरा ख्याल है वो 2019 के बाद। ये जो एंग्रो का जो प्लांट है उसमें दो सेक्शन है, एक तो है माइनिंग का है, हाँ, और दूसरा है एंग्रो के बाद ब्लॉक 2 है। ये जो शंघाई इलेक्ट्रिक है ये ब्लॉक 1 है। अच्छा, लेकिन शंघाई इलेक्ट्रिक बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट बॉयलर मेकर, टर्बाइन मेकर है, और उसने इंडिया में खाली जो प्लांट्स दिए हैं वो 8-8 हज़ार मेगावाट के 3 प्लांट्स और 4000, मतलब वो इट्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। 8000 का एक प्लांट, 8-8 हज़ार एक लग गया तो हमारा कम डेफिसिट गया। तो शंघाई इलेक्ट्रिक बहुत बड़ी कंपनी है, और जो एंग्रो जो प्लांट लगा रहा है, एंग्रो के साथ CMEC पार्टनर है, चाइना मशीनरी इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन, वो भी खैर बहुत बड़ी कंपनी है। लेकिन ये कि एंग्रो का डेफिनेटली उनको हेडवे मिला हुआ है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले उधर मूव किया था और मोबिलाइज भी हो गया, उनका फाइनेंशियल क्लोज भी हो गया। शंघाई इलेक्ट्रिक का प्लांट जो है उनसे पीछे है, तो ये फ़र्क है। ये 2 प्लांट भी अगर आ गए तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। 2500 का लेके, और जैसा आपने कहा कि चीपेस्ट पड़ेगा ये, लेकिन इम्पोर्टेड कोल भी आप कह रहे हैं सस्ता है। नहीं, इंपोर्टेड कोल आपको किलोवाट आवर पे इस वक्त ज़्यादा सस्ता पड़ेगा अगर आप आज की प्राइस अज्यूम करें कि यही प्राइस प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल पे रहती है, क्योंकि इसके अंदर माइनिंग का जो खर्चा है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर SECMC एक माइनिंग कंपनी और EPTL एंग्रो पावर जेन थर लिमिटेड एक कंपनी है। तो SECMC जो उसकी पावर जो पूरी माइन का जो खर्चा है वो पूरा का पूरा कोल पर ही चार्ज करेगी ना, तो कोल उसको $75 से कम पड़ना मुश्किल है पर टन। अच्छा, और इस वक्त बाजार में $60 का मिल रहा है, लेकिन 60 का आज मिल रहा है, कल को 150 का भी हो तो आपको तो फिर खरीदना पड़ेगा ना प्लांट चलाने के लिए। ये $70-75 पे आपकी लॉक हो गई प्राइस और आपका अपना कोल यूज़ हो रहा है और डॉलर बाहर नहीं जा रहा, तो ये उस हिसाब से दोनों के डायनामिक्स डिफरेंट है। और दूसरा ये कि कोल अगर आप बाहर से लाते हैं तो उसको फिर पहले ट्रांसपोर्टेशन करना, जो हमारी पाकिस्तान रेलवे की जो पोजीशन है उस पर इतना ज़्यादा क्रेडिबल नहीं है। अच्छा, इसी वजह से हम देख रहे हैं कि सारा कंसंट्रेशन पोर्ट कासिम पे है।
पोर्ट कासिम पे वहाँ बल्क टर्मिनल बन रहा है, बहुत बल्क बड़ा टर्मिनल भी बन रहा है और कन्वेयर दूसरा बेल्ट भी बना दिया, और बना वो रहे हैं। कन्वेयर बेल्ट जो लगाया है वो तो साहिवाल वाले पावर प्लांट के लिए, लेकिन फिर उसके लिए उन्होंने रेलवे के नए लोकोमोटिव्स खरीदे हैं वगैरह, ये वो सारे काम किए हैं। और दूसरा वो जो वहाँ से जो फिर जो साहिवाल का जो ट्रेन स्टेशन होगा वहाँ से लेके पावर प्लांट तक का भी एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर चाहिए ना, तो वो भी तो कनेक्ट करेंगे साथ में। तो ये इस हिसाब से पोर्ट कासिम पे अभी 2 लग रहे हैं ना शायद, पोर्ट कासिम पे 660 के 2 हैं। नहीं 3 है ना, एक तो सबसे बड़ा तो पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी जो 1320 मेगावाट का है, नए की बात कर रहे नए, हैं। और एक जो है सिद्दीकसंस का लग रहा है और एक जो है लकी का लग रहा है। 3 जो मुझे पता है, ये तो 3 लग रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं। अच्छी कैपेसिटी 2600 वाला की, ये हाँ, कब तक आ जाएंगी? इसके अंदर, लेकिन लकी और सिद्दीकसंस के फाइनेंशियल क्लोज नहीं हुए अभी। अच्छा, उनका हो गया पहले वाले का, पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी का, तो वो मेरा ख्याल है 2017 के एंड की बात है, 18 तक तो हो ही जाएगा। इसी दौरान PIBTL भी तैयार हो जाएगा जो हाँ बिल्कुल, वो साथ पैरेलल है डेफिनेटली। इस वक्त अगर आप ये देखें अगले 2 साल गवर्नमेंट ने जितने स्टेप्स 2013 से 15 तक जो लिए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन का टाइम अब है, अब आ रहा है। तो उसी तरह अगर आप देखें ना $330 मिलियन की चाइना से डिसबर्समेंट भी आई है फॉर ऑरेंज मेट्रो लाइन, तो अब जो है वो अमली स्टेज में आ गए, सारे प्रैक्टिकल स्टेज में, जब पैसे भी आ रहे हैं और काम भी हो रहा है। तो ये इस वक्त बहुत क्रूशल स्टेज है कि इस वक्त अगर हमारी ये पॉलिटिकल लैंडस्केप अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो ये सब चीज़ें अटक जाएंगी, तो हमारे लिए बड़ा मिस हैप होगा जैसे 2008 में हो गया था। तो इस वक्त जो है ये कंटिन्यू रहना जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। तो अब देखिए जो ऐसा लगता है जो आज और कल की जो प्रोसीडिंग्स है उससे तो ये लगता है कि जो एक ख़तरा आया था गवर्नमेंट के ऊपर ये पनामा के सिलसिले में, वो फ़िलहाल हट गया है। और शायद आज के मार्केट के बढ़ने की बहुत बड़ी वजह ये भी हो सकती है। प्लस जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये सब प्रोजेक्ट्स वाकई चल पड़े तो एनर्जी क्राइसिस काफ़ी कर्टेल हो जाएगा। अच्छा, अब वक्त नहीं ज़्यादा बचा है, आप क्योंकि इतने ऊपर से आप लोग देखते हैं इन चीज़ों को, आप हमारे एक एवरेज इन्वेस्टर को क्या मशवरा देंगे ओवरऑल पाकिस्तान इकोनॉमी के बारे में, और कुछ सेक्टर्स का रिकमेंडेशन देंगे जहाँ? देखिए मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स को तो डाइवर्सिफाइड ही रहना चाहिए, क्योंकि जिन सेक्टर्स में अगर अभी फॉर एग्जांपल पावर में बहुत अच्छा हमें व्यू लग भी रहा है कि चूँकि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रहेगी, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि इस वक्त वो उसमें प्राइस इन हुए नहीं हुए हुए। जैसे हपको है, कैपको, इनके शेयर्स परफॉर्म भी अच्छे कर चुके हैं। अगर ऑयल की प्राइस थोड़ी सी ऊपर जाती है तो ये बॉन्ड यील्ड का इनका बिहेवियर होता है थोड़े से नीचे भी आ सकते हैं, तो यू नेवर नो, ये थोड़ा सा तो हम एक तो पहली बार डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए। दूसरा ये कि मेरा ख्याल में मेन सेक्टर्स में रहना चाहिए, पावर में, फर्टिलाइज़र में, बैंक्स में, थोड़ा बहुत स्टील सीमेंट में भी रहना चाहिए, क्योंकि इनको भी परफॉर्मेंस अच्छी है। ये जो भी सिपेक होगा तो स्टील सीमेंट को मज़ीद मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। और हमने फार्मेसी पे पहले भी बात कर ली, ऑटो पे भी बात कर ली। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये बात हम रोज़ाना ही कहते हैं कि सेक्टर्स सारे देखें आप, सबसे थोड़ा सा पिक करें, किसी एक सेक्टर में बहुत ज़्यादा न लगाएं। तारिक समीउल्लाह तारिक ने कह दिया तो सारा का सारा पैसा उठा के ऑटो पे लगा दिया या फार्मा पे लगा, दैट्स रॉन्ग, बिकॉज थिंग्स चेंज वेरी फास्ट। एक कुछ दिन पहले देखिए ऑयल सेक्टर इतना प्रोमिनेंट लगता था, इतना ज़्यादा ग्रोथ, सब बात भी ऑयल ऑयल ऑयल। जिसने ज़्यादा लगा दिया ऑयल में वो फंस गया, जिसने डाइवर्सिफाइड लगाया उसको कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा। एक तरफ के डिक्लाइन, दूसरी तरफ की ग्रोथ ने उसको कवर कर लिया है। तो ये तो एक फंडामेंटल इशू है। और एक चीज़ और हम लोग जो कहते रहते हैं रोज़ाना की वजह, लोग कहते भी होंगे कि बेवकूफ़ हैं, वो ये भी हम कहते रहते हैं यहाँ पे बैठे हुए कि अगर आपका 100 रुपये हैं तो 33 रुपये आप लगाएं शेयर्स में, 33 लगा दें बॉन्ड्स में, ताकि वो आप एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन की बात करें। हाँ, वो भी एक डाइवर्सिफिकेशन है ना। एंड 1/3 शुड गो टू प्रॉपर्टी, ताकि तीनों पाई मिलके जो है ना आपका अच्छा चंक बनता है। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि सारा का सारा पैसा शेयर में लगा देते हैं, और उसमें भी ये करते हैं कि कोई एक कंपनी पसंद आ गई सारा पैसा उसमें लगा दिया, या कोई एक सेक्टर पसंद आ गया तो सारा पैसा। ये सब चीज़ें जो हैं लोगों के लिए बड़े नुकसानदेह हो जाती हैं। अच्छा, आपकी कंपनी के अभी क्या प्लान्स हैं इन द नियर फ्यूचर? हमारी तो कंपनीज के जितने भी मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है इसमें जो भी फ़ायदा हो सकता है वो उठाएं उससे। तो अभी आपके कितना आपके पास इन्वेस्टेबल फ़ंड है जो आप मुख्तलिफ जगह ढूंढ के लगाते होंगे ना पैसे आप? नहीं, इन्वेस्टेबल फ़ंड का तो हमारा कुछ वो नहीं होता सिस्टम, क्योंकि हमारी तो बैलेंस शीट है, हमारे लिए मनी लगाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हम इवेलुएट करके लगा देते हैं। अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे तो कैन यू गेट मोर मनी फ्रॉम योर हेड ऑफिस? हाँ वो तो। अच्छा, जितना आप एपेटाइट देख यहाँ नहीं होता, हमारे पास यहाँ भी कैपिटल ऐसा कुछ, हाँ ऐसा कोई शॉर्टेज नहीं, वो लगाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मज़ीद आ जाएगा। हाँ, लेकिन सेल दिस इशू टू योर हेड ऑफिस कि पाकिस्तान इज़ अ बेटर डेस्टिनेशन टू इन्वेस्ट, बिकॉज यहाँ ये चीज़ें हो रही हैं, सारी अच्छी लग रही हैं हमें।
हमारे पास पैसा कम हो गया मिसाल के तौर पे आप कर सकते हैं। सो दी पेरेंट कंपनीज हैव ए पॉजिटिव व्यू ऑफ पाकिस्तान। हाँ, जनरली तो पॉजिटिव ही होता है। अच्छा, दे आर वेरी पॉजिटिव एंड विद इन द कंपनी आप लोगों की भी सोच पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए पॉजिटिव डेफिनेटली पॉजिटिव ही। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है और इंशाल्लाह आपकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में जो है वो बढ़ती जाएगी और अच्छी रिटर्न्स भी करेगी। जाते जाते आपसे पूछूंगा, आपका खासा अच्छा तजुर्बा है इन चीज़ों का। अब मार्केट बढ़ते बढ़ते इस लेवल पे आ गई है, आगे क्या देखते हैं, ये सस्टेन करेगा या रुक जाएगा या पीछे जाने के ज़्यादा चांस? मेरे हिसाब से मार्केट चलती रहेगी, बजट में कोई नेगेटिव फैक्टर ना हो, जो कि मुझे लग रहा है कि नहीं होगा इतना कोई ख़ास। तो मेरा ख्याल है मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी, आगे चलती रहेगी। आज जिस लेवल पे आ गई है, इस लेवल पे रुकना जो है बहुत बड़ा टेस्ट होगा अगले दिनों में। रेजिस्टेंस तो है क्योंकि ऑल टाइम हाई पे कल खासी रेजिस्टेंस आने की उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारे जो शॉर्ट टर्म एम के लोग होते हैं उनके लिए ये रेट्स आर वेरी वेरी हाई, बेच के चले जाते हैं। तो वो बेच के निकलेंगे कल, खासतौर से सेकंड हाफ में। तो देखते हैं सेकंड हाफ में क्या होता है। बहरहाल मेरी ज़ाती एटलीस्ट सोच ये है कि 2012 में जब यहाँ के हालात बहुत ही ख़राब थे, 10,000 पे मार्केट रुकी हुई थी, तो मैंने ऐसे ही लोगों को जोश दिलाने के लिए मैंने 50,000 की बात कह दी थी, और आज देख के खुशी हो रही है कि उसके काफ़ी करीब आ गया। अच्छा, 50,000 बोला था तो दिल में यही सोच थी कि यार ऐसे ही बोल रहा हूँ, प्रोपेगेंडा ही है एक तरह का। पाकिस्तान के फेवर में हमेशा बोला हूँ मैं, और अल्लाह ने इज़्ज़त भी रख ली है हमेशा। तो ये सोचा था कि बहुत सालों के बाद होगा ये, लेकिन बहुत जल्दी हो गया। 2012 2016 वेरी क्लोज टू द वी आर गेटिंग क्लोजर टू 50 दैन 10। तारिक, बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत खुशी हुई आपके आने से और बहुत कुछ सीखने को मिला। नाज़रीन, समीउल्लाह तारिक साहब एक बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव हैं, बहुत मुश्किल से हम उनको बुला पाते हैं, काफ़ी दिनों बाद आए और बहुत ज़बरदस्त बातें बता के गए। आपने उनकी बातें सुनी, इनका अपना ख्याल है कि पाकिस्तान में फाइनली जो है ना इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया है। इनकी कंपनी बहुत एक्टिवली तमाम जो ग्रोथ हो रही है, जहाँ जहाँ पे प्रोजेक्ट की नीड है वहाँ पे ये पैसे लगा रहे हैं, एंड दे आर वेरी हैप्पी विद द इन्वेस्टमेंट। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये कह रहे हैं कि और पैसे आ जाएंगे, कोई इससे देयर इज़ नो इशू। जनरली द हेड ऑफिस इज ऑल्सो हैविंग ए पॉजिटिव व्यू ऑफ पाकिस्तान। ये लोग भी काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं अपने इन्वेस्टमेंट से, और जनरली मार्केट के बारे में ये कह के जा रहे हैं कि इंशाल्लाह और बेहतरी होगी। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है इस रेट पे, लेवल पे, या ये नीचे चली जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुख्तलिफ सेक्टर्स का भी उन्होंने जिक्र किया, हर तरफ ही उनको बेहतरी नज़र आ रही है। तो आप लोग जो इन्वेस्टेड हैं रहें, लेकिन उनकी एक ख़ास बात जो उन्होंने कही कि डाइवर्सिफाइड, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ऑटो की तारीफ़ कर दी, ये नहीं कि आप सारा पैसा ऑटो में लगाएं। जो डाइवर्सिफिकेशन है तमाम अक्रॉस द सेक्टर, वो ज़रूरी है। अगर आप उसको नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एक सेक्टर कभी उठता है, दूसरा बैठ जाता है। जब आपका डाइवर्सिफाइड होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।